नमस्कार बच्चों, मेगा माइंड ट्यूटोरियल की बेसिक अकाउंटिंग क्लास में मैं आपका अकाउंट सर एस.के. वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारी ये बेसिक अकाउंटिंग क्लास 11th के लिए बनाई गई है, लेकिन 11th के अकाउंट्स बेसिक अकाउंट्स होती है, इसलिए 12th के लिए, बीकॉम के लिए, MBA, BBA, CA, CS, CMA सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स के बारे में पढ़ा था। सब्सिडियरी बुक्स में हम लोगों ने देखा कि कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक्स होती हैं। सब्सिडियरी बुक्स का पर्पज़ है कि जर्नल का लोड हल्का करना, जर्नल का काम थोड़ा कम हो जाए, बोझ कम हो जाए, इसलिए हम सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं। सब्सिडियरी बुक्स के फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा ये है कि काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उससे क्या है, कंट्रोलिंग इफ़ेक्टिव हो जाती है। और कैश बुक के बारे में पिछले टर्न पे पढ़ा था। कैश बुक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बुक है। जितना भी कैश का ट्रांजैक्शंस है, चाहे आप कैश से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, आप कैश बुक में डेली बेसिस पे एंट्री बनाते हैं। तो हर कंपनी में, हर ऑफिस में कैश बुक ज़रूर मेंटेन की जाती है। इसके अलावा पेटी कैश बुक भी होती है। पेटी कैश बुक का मेन पर्पज़ है स्मॉल पेमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो बहुत सारी छोटी छोटी पेमेंट डेली बेसिस पे हम लोग किया करते हैं किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, बिजनेस में। जैसे आपने जो है फ़ोटोकॉपी कराया या आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया, तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। तो जैसे कैश बुक होती है उसी तरह से पेटी कैश बुक होती है, लेकिन पेटी कैश बुक का पर्पज़ है स्मॉल पेमेंट का कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। अब देखिए कि पेटी कैश बुक कैसे मेंटेन होती है और उसका क्या फॉर्मेट है। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, पेटी मीन्स स्मॉल, स्मॉल पेमेंट हमको रिकॉर्ड करना है। अब पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले तो हम रिसीट्स का कॉलम रखेंगे, उसके बाद डेट का कॉलम, फिर वाउचर नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, टोटल अमाउंट, अब पेटी कैश बुक में बहुत सारे तरह तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए हम एक डिटेल बनाने के लिए बहुत सारे कॉलम आगे बना लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वो किस तरह का एक्सपेंसेस है, किस तरह का खर्चा है। जैसे अगर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बना लीजिए। इसी तरह आपने स्टाफ को सैलरी दी तो सैलरी का कॉलम बना लीजिए। रेंट पे किया तो रेंट का कॉलम बना लीजिए। पोस्टेज का खर्चा हुआ है तो पोस्टेज का कॉलम बना लीजिए। तो इस तरह से एक्सपेंसेस की तो बड़ी लंबी लिस्ट होती है किसी भी कंपनी में, ऑफिस में। तो इसलिए जितने हेड्स हैं उतने सारे कॉलम तो बनाना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आपके यहाँ 20 तरह के खर्चे हैं, तो 20 तरह के तो आप अकाउंट नहीं खोल पाएंगे एक पेटी कैश बुक में, इसलिए हम लास्ट कॉलम सन्ड्रीज का बना लेते हैं।
तो सन्ड्रीज का मतलब इन 4 हेड में हमारे ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए हमने इसके मेन कॉलम बना लिए। बाकी छोटे मोटे एक्सपेंसेस रहे होंगे तो उसको हम सन्ड्रीज में डाल दिया करेंगे। तो ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। इसको हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी कहते हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक का मतलब ये है कि हमें इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से अलग अलग हेड वाइज एक्सपेंसेस का टोटल पता चल जाएगा, तो इसलिए हम इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी कहते हैं। और एक वर्ड और यूज होता है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या है? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या है? इम्प्रेस्ड सिस्टम तो इम्प्रेस्ड वर्ड का मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ कैशियर काम कर रहा है उसको हम कुछ पैसा एडवांस दे देते हैं। तो इम्प्रेस्ड का मतलब होता है ऑफिस के खर्चे के लिए अपने एम्प्लॉय को या स्टाफ को कुछ पैसे एडवांस में दे दिया जाए, तो उसको हम इम्प्रेस्ड कहते हैं या इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। यानी कि जब भी हमारा मंथ स्टार्ट होगा तो हम पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट एडवांस में दे देंगे ताकि उससे वो अपना एक्सपेंसेस पे कर सके। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमने सपोज़ पेटी कैशियर को 1000 रुपीज़ दे दिया 1 जनवरी को, तो डेट डाल दें हम 2021 जनवरी 1। तो पहला ट्रांजैक्शन ये हुआ कि पेटी कैशियर को हमने 1000 रुपये एडवांस दे दिया। तो पेटी कैशियर को पेटी कैश बुक भी दे दी गई कि भैया ये तुमको हम पैसे दे रहे हैं ऑफिस के खर्चे के लिए, तुम अपना खर्चा करते रहो, जो भी बिल आए वाउचर आए उसका पेमेंट करो और इसमें लिखते जाओ। तो इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है पेटी कैशियर को रेगुलर बेसिस पे कुछ टाइम बाद एडवांस पैसा दे दीजिए ताकि वो ऑफिस का खर्चा करता रहे और इसमें लिखता रहे। तो सपोज़ 1000 रुपये आपने उसको दिया कि आप 1000 रुपीज़ ले लीजिए और अपना जो भी खर्चा है इससे करते रहिए और पेटी कैश बुक में लिखते रहिए। तो जब पेटी कैशियर को 1000 रुपीज़ मिला तो वो रिसीट साइड में अमाउंट के कॉलम में 1000 रुपीज़ लिख लेगा टू कैश। इस तरह से वो एंट्री रिसीट साइड में बना लेगा। अब सपोज ये 2021 जनवरी 1 है। अब उसके पास कोई बिल आता है पेमेंट के लिए ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का खर्चे का मतलब ये होता है कि स्टाफ को किसी ऑफिशियल पर्पस से भेजा गया काम पर, तो जो भी उसका आने जाने में खर्चा हुआ वो उसने एक बिल बना के दे दिया और उसको पेमेंट कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। माने ऑफिशियल पर्पस से अपने स्टाफ को कहीं आप भेज रहे हैं तो उसका जो एक्सपेंसेस का बिल है वो ऑफिस से पेमेंट होएगा, तो उसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये भी बिजनेस का खर्चा है। तो मान लीजिए 200 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ है, तो पेटी कैशियर उसको पेमेंट कर रहा है 2 तारीख को। मान लीजिए जनवरी 2 को उसके पास में एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का बिल आया कि ये पेमेंट करना है और उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। सपोज़ मोहन एम्प्लॉय हैं, मिस्टर मोहन को उन्होंने दिया है, तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हेड में डालना है। तो मोहन को आप दे रहे हो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 रुपीज़ और टोटल अमाउंट में भी आप 200 लिख लीजिए। तो जो भी आप पेमेंट करेंगे टोटल अमाउंट में भी लिखेंगे और जिससे रिलेटेड वो एक्सपेंसेस है, जिस हेड से रिलेटेड है, उस कॉलम में भी आप अमाउंट डाल दीजिए। तो इस तरह से आप एंट्री बना देंगे कि हमने मोहन को 200 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया। इसी तरह से 3 तारीख को मान लीजिए आपने सोहन को सैलरी दिया है,
300 रुपीज़ एज्यूम कर लीजिए, 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ हम टोटल में भी लिखेंगे और 300 रुपीज़ हम सैलरी कॉलम में भी लिख देंगे। इसी तरह से 4 तारीख को मान लीजिए आपने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया आपने, तो रेंट आपने मान लीजिए शाम को दिया 100 रुपये, तो आप यहाँ भी अमाउंट लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, रेंट कॉलम में भी लिखेंगे। इसी तरह से पोस्टेज का खर्चा आया 5 तारीख को, मान लीजिए कोई आपने पेमेंट किया है पोस्टेज का एक्सपेंसेस, स्टैम्प्स वगैरह खरीदा है, सपोज 150 रुपीज़, तो आप पोस्टेज कॉलम में 150 डाल दीजिए और टोटल अमाउंट में भी 150 लिख दीजिए। इसी तरह से मान लीजिए आपने फोटोकॉपी कराया, अब फोटोकॉपी है या स्टेशनरी है, कुछ इस टाइप का खर्चा है, तो फोटोकॉपी या स्टेशनरी कुछ इस टाइप का खर्चा पे किया है। आपने अभी तक कितने खर्चे हो गए, 2, 3, 5, 6, 750 रुपये खर्च हो गए आपके, ठीक है। और 50 रुपये मान लीजिए आपके फ़ोटोकॉपी के खर्चा हो गए हैं, तो 50 रुपये आप टोटल अमाउंट में भी डाल दीजिए और 50 रुपये पोस्टेज में भी डाल दीजिए, उसके कॉलम में भी डाल दीजिए। अब पोस्टेज का कॉलम नहीं है, ये फ़ोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी का कोई कॉलम नहीं बना हुआ है, तो हम इसको सन्ड्रीज में डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस हेड से रिलेटेड है उस हेड में वो खर्चा जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले मंथ एंड में कि किस हेड में कितना खर्चा हुआ। क्योंकि आपको लेजर पोस्टिंग करनी होती है तो वो लेजर में उतना अमाउंट जाना चाहिए, क्योंकि उसी लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगी। तो कभी भी जब भी आप एंट्री कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस हेड से रिलेटेड है उस कॉलम में जाना चाहिए। अब फोटोकॉपी या स्टेशनरी का कोई कॉलम नहीं बना है तो आपने उसको सन्ड्रीज में लिखना है 50 रुपीज़। अब देखिए, इनके पास इनको दिया गया था 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में इनके खर्चा हो गए 200, 300, 500, 600 और 800 रुपये खर्च हो गए। अब केवल 200 रुपये बचा है इनके पास में, तो क्या किया जाएगा कि अब 200 बचा है, लेकिन आपने सिस्टम बनाया है कि हम इनको 1000 रुपये हमेशा एडवांस में देंगे, लेकिन 200 अभी हैं, इसलिए अब उनको 800 रुपये और दे दिया जाएगा, फिर उनके पास 1000 रुपये का बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक में एक डेफिनेट इंटरवल पे आप टोटल करते हैं, टोटल करके बैलेंसिंग करते हैं और उतना पैसा उसको फिर से दे देते हैं, ताकि उसको एक निश्चित जितना भी आपने फिक्स किया है वो अमाउंट उसके पास हो जाए और आगे जो भी एक्सपेंसेस है वो करता रहे रेगुलर बेसिस पे, उसको प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम टोटलिंग करेंगे। तो जब हम टोटलिंग करेंगे तो जैसे हम लेजर में टोटल करते थे वैसे ही यहाँ भी हम टोटल कर लेंगे। दोनों साइड इक्वल करते थे, तो इस तरीके से हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए हमें करना ये होगा कि हमको इनका जो टोटल अमाउंट है, ताकि ये कॉलम टैली हो जाए, इसलिए हम कॉलम का भी टोटल करेंगे। तो जब हम कॉलम का टोटल करेंगे
जितने भी हेड्स हैं, टोटल अमाउंट का कॉलम जैसे 200, 300, 500, 600, 750, 50, 800 रुपये खर्चा हुआ इनका अब तक। और इन कॉलम का अगर टोटल करेंगे तो ये भी टोटल 800 आना चाहिए। अगर ये टोटल 800 आता है तो इसका मतलब हमारी एंट्री सही बनी है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो अगर हम इधर से भी टोटल करें तो क्रॉस चेक हो जाएगा, 200, 300, 500, 600, 750, 50, 800 रुपये। तो ये टैली हो गया, तो इसका मतलब हमारा कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। अभी एग्जाम्पल है इसलिए हमने बहुत छोटी फिगर ली हुई है, छोटे हेड्स खोले हुए हैं, कम हेड्स खोले हुए हैं, कम अमाउंट लिखा है, एक फंडा क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, ऑफिसेज में बहुत सारे वाउचर होते हैं, हजारों वाउचर होते हैं, डेली बेसिस पे सैकड़ों वाउचर की पेमेंट होती है। तो इस तरह से ये काफ़ी हैवी अमाउंट होता है। अब क्या करेंगे हमने टोटल कर लिया, उसके बाद जैसे हम लेजर में किया करते थे बाई बैलेंस सीडी, वैसे यहाँ भी करेंगे। तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 200 रुपीज़ का अभी उनके पास, पेटी कैशियर के पास बैलेंस बचा हुआ है। इस तरह से हमारा पेटी कैश बुक बनता है। अब हम इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लें, जैसे लेजर में कैरी फॉरवर्ड करते थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि टू बैलेंस बीडी करके सपोज हम ले आए बैलेंस 7 तारीख को, टू बैलेंस बीडी जितना बचा हुआ है 200 रुपीज़। अब हमें मालूम है कि हमको 1000 रुपीज़ उसके पास बैलेंस रखना है ताकि वो अगले हफ्ते का काम कर सके या आने वाले दिन के लिए पेमेंट कर सके। और इंटरेस्ट में हमने 1000 का अमाउंट फिक्स किया हुआ है, तो 200 तो उसके पास ऑलरेडी है, बचा हुआ है, 800 रुपये और दे देंगे टू कैश, 800 रुपीज़। इस तरह से उसके पास फिर 1000 रुपीज़ का बैलेंस हो जाएगा और फिर वो आगे के एक्सपेंसेस इसी तरह करेगा। फिर जब पैसा ख़त्म होने लगेगा तो फिर उसको डिफरेंस अमाउंट दे दिया जाएगा, यानी जितना वो खर्चा करता है उतना उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। जैसे 800 खर्चा किया था तो 800 उसको दे दिया, फिर उसके पास 1000 हो गया, तो जितना वो खर्चा कर देगा उतना उसको पेमेंट कर दिया जाएगा ताकि फिर उसके पास उतना बैलेंस हो जाए जितना कि आप चाहते हैं उसे देना। एक अमाउंट जो आपने फिक्स की है उतना आपने इंटरेस्ट उसको अलाउ किया हुआ है, तो उतना ही आप उसको देंगे। तो यानी जितना वो खर्चा करता जाएगा उतना आप उसको डिफरेंस देते जाएंगे। तो इस तरीके से पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। अब इसमें एक चीज़ और जो आप लोग पूछ सकते हैं कि ये वाउचर नंबर क्या है और इसका क्या मतलब है। देखिए, किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, बिजनेस में, छोटा हो बड़ा हो, कैसी भी कंपनी हो, हर पेमेंट का वाउचर बनता है। आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का बिल आया 200 रुपये का, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक क्लर्क होगा या अकाउंटेंट होगा जो कि उस बिल के ऊपर वाउचर लगाएगा, बनाएगा, अटैच करेगा। वाउचर में क्या क्या लिखा होगा? वाउचर में पहली बात तो उस कंपनी का नाम छपा होगा, उसके बाद लिखा होगा कि आप इनको पे करिए। अब किसको पे करिए उसका नाम लिखा जाएगा। सपोज़ मोहन को पे किया जा रहा है तो मोहन का नाम, किस हेड में पे किया जा रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उसमें हेड छपा होगा तो आप उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख दीजिए। कितना अमाउंट पे हो रहा है तो आप 200 रुपये, तो अमाउंट में 200 भर दीजिए। तो ये छपा छपाया वाउचर, उसमें अमाउंट वगैरह भर के, नाम भर के, हेड भर के, उसके बाद इसके साथ में स्टेपल कर दिया जाएगा उसका बिल ट्रैवलिंग का, वो अटैच हो गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये वाउचर जब बन गया
तो ये जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास साइन होने के लिए। तो वाउचर में 3 कॉलम होते हैं साइन के, प्रिपेयर्ड बाई, चेक्ड बाई, सैंक्शनड बाई या अप्रूव्ड बाई। तो प्रिपेयर्ड जैसे अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया, उसके बाद चेक्ड बाई जो उससे सीनियर ऑफिसर होगा वो चेक करेगा कि वाउचर सही बना है, हेड सही पड़ा है, अमाउंट सही लिखा है, बिल पूरा अप्रूव है कि नहीं, जो उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा हुआ है वो बिल में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन हैं कि नहीं है। मान लीजिए यूनिट इंचार्ज के साइन होने चाहिए बिल पे, तो वो साइन वगैरह है कि नहीं है। उसके बाद में ये वो चेक्ड बाई पे साइन कर देगा। उसके बाद जो भी यूनिट इंचार्ज या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा उसके पास जाएगा, वो साइन कर देगा। अब जब ये साइन हो गया वाउचर, तो ये वाउचर कैशियर के पास जाएगा। कैशियर देखेगा सबके साइन हो गए तो पार्टी को बुलाएगा, उससे साइन कराएगा रिसीव्ड बाई, यानी आपको हम पेमेंट कर रहे हैं तो आप इस वाउचर पे साइन करो। वो साइन करेगा, उसको वो 200 रुपये पेमेंट कर देगा और ये वाउचर पे वाउचर नंबर 1 डाल दिया सपोज। तो ऐसे वाउचर नंबर की डेट वाइज नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग इसलिए होती है कि कल को ढूंढने में आसानी रहे। तो वाउचर नंबर 1 हो गया, इसी तरह वाउचर नंबर 2, वाउचर नंबर 3, वाउचर नंबर 4, वाउचर नंबर 5, तो 5 वाउचर हैं तो वो फाइल में लगा दिए जाएंगे। ऐसे ही डेली बेसिस पे जितने भी वाउचर बनेंगे उसमें वाउचर नंबर पड़ता जाएगा। और पूरे महीने में मान लीजिए 31 जनवरी है तो 31 जनवरी को ये 1 जनवरी का वाउचर फाइल बन गया, उसमें सब में नंबरिंग हो गई, पेटी कैश बुक में एंट्री भी हो गई। उसके बाद ये वाउचर फाइल संभाल के रख दी जाएगी। फरवरी का फिर वाउचर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे चालू हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे 12 महीने का आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और सारे वाउचर सारे बिल संभाल के रखते हैं। क्योंकि अकाउंट्स में एक पैसे का भी पेमेंट हो रहा है तो उसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने पेमेंट किया है, क्योंकि आपको ऑडिट भी कराना है। तो ऑडिटर जितनी भी आपकी कैश बुक, पेटी कैश बुक या जो भी आपके लेजर्स हैं, जर्नल हैं, ये सारे वेरीफाई करता है बिल से, वाउचर से कि हाँ वाकई इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं, उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन हैं कि नहीं, अमाउंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, पोस्टिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारा वेरीफाई ऑडिटर करता है। तो इसलिए एक एक वाउचर को संभाल कर फाइल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वाउचर नंबर इसलिए होता है कि कल को ऑडिटर कहता है कि ये निकालो ज़रा, 3 नंबर वाउचर निकालिए, 4 जनवरी का वाउचर नंबर 3 निकालिए, तो स्टाफ आसानी से ढूंढ के निकाल के दे सकता है। इसलिए नंबरिंग की जाती है और मंथ वाइज वाउचरों की फाइल करके संभाल के रखा जाता है। तो पेटी कैश बुक में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी सब्सिडियरी बुक पे आते हैं। और भी बुक्स हैं जैसे परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। तो नेक्स्ट बुक हमारी है परचेज बुक। अब देखिए परचेज बुक कैसे बनती है। परचेज बुक के बारे में जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होती हैं, परचेजेस का मतलब गुड्स खरीदते हैं, उनका ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कैश परचेज होगा तो परचेज बुक में आप नहीं लिखेंगे, क्रेडिट परचेज या उधार खरीदेंगे तभी आप परचेज बुक में लिखेंगे, और वो भी केवल गुड्स की एंट्री होनी चाहिए। गुड्स किसे कहते हैं? जो आप बेचने के लिए खरीदते हो। सपोज़ अगर आप कपड़ा बेचते हैं, कपड़े का बिजनेस है आपका, तो जब जब आप कपड़े खरीदेंगे तब तब वो गुड्स कहा जाएगा, और उधार खरीदेंगे तो उसकी एंट्री परचेज बुक में की जाएगी। तो ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, यानी परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं लिखा जाता, और केवल गुड्स की परचेजिंग लिखी जाती है। यानी अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदी, ये सब ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं लिखा जाएगा। तो परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी?
जो आप क्रेडिट परचेज करते हैं, और गुड्स की परचेजिंग, ये नहीं कि आपने बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो भी आप परचेज बुक में लिख देंगे। नहीं, आपको परचेज बुक में केवल गुड्स की परचेजिंग लिखनी है, वो भी क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस नहीं लिखना, क्योंकि कैश परचेजेस के लिए या कैश ट्रांजैक्शन के लिए तो कैश बुक आप मेंटेन कर ही रहे हैं। अब देखिए कैसे होती है परचेज बुक की एंट्री और परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है। परचेज बुक सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनवॉइस नंबर या बिल नंबर, उसके बाद छोटा सा कॉलम बना लीजिए लेजर फोलियो का, उसके बाद अमाउंट के लिए 2 कॉलम बना लीजिए, डिटेल्स और अमाउंट। यानी पहला कॉलम हो गया डेट का, दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, यानी जब भी आप परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो उसका बिल मिलता है आपको, तो उसका नंबर आप यहाँ लिख लीजिए। लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद अमाउंट। तो परचेज बुक का बहुत सिंपल फॉर्मेट है, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो यानी जिस लेजर में पोस्टिंग होगी उसका पेज नंबर, डिटेल्स, अमाउंट। अमाउंट इसमें भी आप अमाउंट ही लिखते हैं। तो परचेज बुक में एंट्री करते समय ये ध्यान रखिएगा कि केवल क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होनी है, उधार जब जब माल खरीदा गया तभी तभी एंट्री यहाँ बननी है। और दूसरी चीज़, केवल गुड्स की परचेजिंग लिखनी है। गुड्स उसे कहते हैं जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो, जो बेचने के लिए खरीदते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। जैसे कपड़े का बिजनेस आप कर रहे हैं तो जब जब आप कपड़ा खरीदेंगे, क्योंकि कपड़ा बेचने का बिजनेस है तो वो आपके लिए गुड्स कहा जाएगा। तो इसलिए आप केवल क्रेडिट परचेजेस जब जब गुड्स की करेंगे तब तब एंट्री होगी। गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदेंगे, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, वो परचेज बुक में एंट्री नहीं आएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में केवल उधार वाला ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा, कैश परचेजेस नहीं लिखी जाएगी। तो बस ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इसमें एंट्री बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आप डेट है तो डेट में जब भी आप खरीद रहे हैं वो तारीख डाल दीजिए। मान लीजिए 2022 है, आपने जनवरी 1 को परचेजिंग की है। इसमें चूंकि आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार खरीद रहे हैं, इसलिए आप पार्टी का नाम लिखते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए परचेज बुक आपके पास नहीं होती तो आप क्या करते, जर्नल बनाते, जर्नल एंट्री बनाते। अब जर्नल एंट्री बनाते तो परचेजेस अकाउंट DR टू मोहन, ऐसे एंट्री बनाते, क्योंकि क्रेडिट परचेज हुई है तो मोहन को क्रेडिट करते, क्रेडिट द गिवर। अब ऐसी परचेजेस की बहुत सारी एंट्रीज बन जाती, हजारों एंट्रीज बन जाती, तो जर्नल का काम बहुत बढ़ जाता। इसीलिए आप सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन कर रहे हो, परचेज बुक, सेल बुक इसीलिए बना रहे हैं कि जितनी भी क्रेडिट परचेजेस हैं अब उनकी जर्नल एंट्री हमें नहीं पास करनी पड़ेगी, वो सारी परचेज बुक में डायरेक्ट एंट्री हम बना लेंगे। तो आपने सपोज
मोहन ब्रदर्स से खरीदा है, तो आपने पार्टी का नाम लिख दिया मोहन ब्रदर्स। और सपोज कपड़े का बिजनेस है तो आपने शर्ट्स खरीदी हैं, मान लीजिए 100 शर्ट्स खरीदा है, क्योंकि आप शर्ट पैंट बेचने का बिजनेस करते हैं, कपड़ा बेचने का बिजनेस करते हैं, तो वो आपके लिए गुड्स है। और सपोज 200 रुपीज़ की एक शर्ट है, तो टोटल अमाउंट आपका 200 इंटू 100 20,000 हो गया। इसी तरह से हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है उनको, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर तो जो एक्चुअल कंपनीज होती हैं वो लिखती हैं, क्योंकि उसमें बिल नंबर वगैरह दिया होता है। अब मान लीजिए कुछ भी इमेजिनरी फिगर आप बिल नंबर के लिए सपोज इनवॉइस नंबर दिया हो तो आप लिख लीजिए, नहीं दिया हो तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद में क्या करें आप कि ये अमाउंट है ना, इसको डिटेल्स कॉलम में लिख लें। अमाउंट एक तरह का ये इनर कॉलम है। 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप ट्रेड डिस्काउंट लिख दो। 10% अगर मेंशन्ड है कि ट्रेड डिस्काउंट उनको 10% मिला है तो आप ट्रेड डिस्काउंट दिखा दो। 20,000 का 10% 2,000 हो गया। तो 2,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट है और 20,000 में 2,000 माइनस होके 18,000 आप बाहर आउटर कॉलम में लिख दीजिए। तो इस तरह से आप परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अगर डिस्काउंट है तो लिखिए, नहीं है तो डायरेक्ट बाहर 20,000 लिख सकते थे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए सोहन ब्रदर्स से खरीदा है आपने 200 पैंट्स at the rate of 300 each, तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 60,000। सपोज इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है 5%, एज्यूम कर ले रहे हैं। तो 3,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, 60,000 का 5%। तो इसको आउटर कॉलम में इधर डिटेल्स में भी लिख दीजिए। 60,000, 3,000 आपका डिस्काउंट, 57,000 हो गया। तो इस तरह से हम परचेज बुक में एंट्रीज बनाते हैं। टोटल कर लीजिए। सपोज मंथ एंड है तो मंथ एंड में आपको टोटल करना है। अब टोटल देखिए 57,000 और 18,000 प्लस 18,000 75,000 यहाँ पे लिख दीजिए। $75,000 टोटल परचेजेस हुई हैं। टोटल के सामने यहाँ तो टोटल है ही है, और आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, और परचेजेस तो आप जानते हैं डेबिट होता है। तो इस तरह से परचेज बुक मेंटेन की जाती है। तो परचेज बुक मेंटेन करने का क्या फ़ायदा हुआ कि जितनी क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अब जर्नल एंट्री बनानी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जर्नल का काम काफ़ी कुछ हल्का हो जाता है, और सब्सिडियरी बुक का पर्पस भी यही है।
ऐसे ही सेल्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट सेल्स। तो जैसे परचेज बुक है, सेम फॉर्मेट सेल्स बुक का भी होता है। तो हम उसी फॉर्मेट से सेल्स बुक भी बना लेते हैं और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड किया जाएगा। जब जब गुड्स की सेल होगी, वो भी क्रेडिट सेल होगी, तब तब हम सेल्स बुक में एंट्री बनाएंगे। उसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट सेम है। मान लीजिए कि जनवरी 2 में हमने राम को सेल किया है। $50 शर्ट्स at the rate of $250 each। तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया $50 into $250, $50 into $250, 12,500 रुपीज़। 12,500 रुपीज़। और मान लीजिए आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि डिस्काउंट दिया गया है 10%, तो आप 10% इसी का कर लेंगे। तो 12,500 का 10% 1250 हो गया। इधर भी लिख लीजिए डिटेल्स कॉलम में 12,500, 1250 डिस्काउंट, और आउटर कॉलम में माइनस करके लिख दीजिए -1250, 11,250। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेल्स बुक का भी फॉर्मेट सेम है, सिस्टम सेम है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल भी देख लें। मान लीजिए आपने 6 तारीख को सेल किया श्याम ब्रदर्स को। तो पार्टी का नाम लिख लिया, श्याम ब्रदर्स को आपने बेचा 100 पैंट्स एट द रेट ऑफ 350। तो 100 पैंट्स एट द रेट ऑफ 350 आपने सेल किया, तो उसका अमाउंट लिख लीजिए $35,000। सपोज 5% ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया है, तो 35,000 इंटू 5%, 1750। आप डिटेल्स में यही अमाउंट लिख दीजिए 35,000, 1750 का डिस्काउंट, 35,000 माइनस 1750, 33,250। तो ये आपके अमाउंट हो गई टोटल 33,250। आउटर कॉलम में लिख देंगे। सपोज पूरे मंथ में इतनी ही ट्रांजैक्शन है, तो टोटल कर लेंगे 33,250 प्लस 11,250, ये टोटल आ गया 44,500। यानी पूरे मंथ में आपकी क्रेडिट सेल हुई है 44,500। यहाँ पे नीचे लिख देंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता है, तो आप क्रेडिट लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सेल्स बुक
मेंटेन होता है। तो सिस्टम सेम है, फॉर्मेट सेम है, जैसे परचेज बुक वैसे सेल बुक, वैसे ही परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक होती है। इसी फॉर्मेट से उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप परचेज करते हो, गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसमें कुछ डिफेक्टिव है, आप वापस करना चाहते हैं, तो आपने अगर कोई गुड्स वापस किया तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे। तो परचेज रिटर्न का भी फॉर्मेट सेम होता है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। आप ऊपर लिख देंगे परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न बुक का भी सेम फॉर्मेट है। परचेज रिटर्न बुक यानी चारों बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सबका फॉर्मेट सेम है। परचेज रिटर्न का मतलब आप वापस कर रहे हैं, आपने खरीदा था और आप वापस कर रहे हैं, उसमें से कुछ आइटम अगर आपको लगता है डिफेक्टिव है, आपको नहीं पसंद आया, तो आप उसे वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होती है। और बहुत सारी परचेज रिटर्न की एंट्री हो सकती हैं। अगर आप परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं तो उससे फ़ायदा यह है कि उतनी जर्नल एंट्री कम हो जाएंगी, उतनी जर्नल एंट्री नहीं बनानी पड़ती। तो मान लीजिए आपने मोहन से ख़रीदा था, तो मोहन को वापस कर रहे हैं, तो आपने 3 तारीख को सपोज डेट डाल दिया हमने, सारी फिगर इमेजिनरी हैं, जैसा क्वेश्चन में डेट होगा वैसी डेट डालेंगे, जैसा अमाउंट होगा वैसा अमाउंट डालेंगे, जो पार्टी का नाम होगा वो पार्टी का नाम डालेंगे। और सपोज़ आपने 200 रुपीज़ का परचेजिंग किया था, 200 ईच था वो, तो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। और 5 शर्ट्स अगर आपने वापस की हैं तो 5 शर्ट लिख दिया। तो 5 इंटू 200 1000 रुपीज़, और 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट था, तो आप 10% ट्रेड डिस्काउंट भी लिख देंगे। तो डिटेल्स में आप अमाउंट लिखते हैं, आउटर कॉलम में लिख दीजिए 1000 माइनस 100 900, आउटर कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से श्याम ब्रदर्स, मोहन के बाद सोहन ब्रदर्स, सोहन से खरीदा था हम लोगों ने, और मान लिए 10 पैंट वापस कर रहे हैं, डेट डाल दे रहे हैं, कुछ भी इमेजिनरी फिगर डाल दिया हमने, और 300 में ख़रीदा था हम लोगों ने, तो अमाउंट 300, 5% ट्रेड डिस्काउंट था, 300 इंटू 10 3000 रुपीज़ हो गया अमाउंट, और उसमें 5% आपका ट्रेड डिस्काउंट, तो 3000 इंटू 5%, 3000 इंटू 5%, 150, 3000 में से 150 माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, $2850 आउटर कॉलम में लिख दीजिए। मंथ एंड में आपको टोटल करना होता है, टोटल कर लीजिए 3750, और ये परचेज रिटर्न है, तो यहाँ आप लिख दीजिए परचेज रिटर्न अकाउंट,
परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न तो आप जानते हैं कि क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आप माल वापस कर रहे हो तो क्रेडिट करेंगे आप। तो इस तरह से आपने देखा कि परचेज बुक हो या परचेज रिटर्न बुक हो या सेल बुक हो या सेल रिटर्न बुक हो, सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी सेल्स रिटर्न भी हो जाएगी। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, तो जैसा अमाउंट हो, जो पार्टी का नाम हो, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स में हमने राम को बेचा था, तो वैसे ही हम एक इमेजिनरी डेट डाल दे रहे हैं समझने के लिए। जैसा क्वेश्चन में मेंशन्ड हो वैसी डेट हो जाएगी, वैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वैसा अमाउंट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न मान लीजिए 10 शर्ट्स हैं तो 10 लिख दिया, और 250 में बेचा था हम लोगों ने, तो अमाउंट चेंज कर ले रहे हैं 250, तो 2500 का हो गया ये। 10% रेट डिस्काउंट था तो 2500 का 10% 250 आ गया। इसको आउटर कॉलम में इधर डिटेल्स में लिख लीजिए, 2500 माइनस 250, 2250, आउटर कॉलम में लिख दिया 2250। ऐसे ही एक डेट इमेजिनरी डाल दे रहे हैं, 10 तारीख को मान लीजिए राम शाम को हमने बेचा था, हो सकता है उसने वापस किया हो। ट्वेंटी लिख दे रहे हैं, 20 पैंट्स उसने वापस करी हैं, 350 में बेचा था हम लोगों ने। तो 350 इंटू 20, 7,000 रुपीज। इधर भी अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो 7,000 में 5% का डिस्काउंट कर लें, क्योंकि बेचा था तो डिस्काउंट पे था। 350 का डिस्काउंट, तो 7,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट था, 350 का डिस्काउंट हो गया। 7,000 माइनस 350, 6650। और ये आपका सेल्स रिटर्न है, टोटल कर देते हैं मंथ एंड में, और सेल्स रिटर्न इधर लिख दे रहे हैं। और सेल्स रिटर्न आपको मालूम है डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कस्टमर माल वापस कर रहा है तो आपके पास आ रहा है गुड्स, तो आप डेबिट करेंगे। मंथ एंड में टोटलिंग करेंगे, $8,900। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, जैसे आपके ये जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं, कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनसे रिलेटेड एंट्रीज तो इसमें आ जाएंगी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एंट्रीज होती हैं।
जैसे एक ओपनिंग एंट्री होती है जो ईयर बिगनिंग में बनती है। आप लोगों ने जर्नल में देखा रहा होगा, जब आपने जर्नल की प्रैक्टिस की होगी तो ओपनिंग एंट्री यानी जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जैसे 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो हम जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको इस साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके लिए जितने भी बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, ओपनिंग एंट्रीज बैलेंस शीट के आइटम से बनती है। जैसे बिल्डिंग है तो जितनी एसेट है वो डेबिट हो जाती है, बिल्डिंग अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, तो ये सब एसेट डेबिट हो जाती है। कैश अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, और लाइबिलिटीज़ वाली एंट्री क्रेडिट में चली जाती हैं। टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, दोनों साइड इक्वल होता है। जनरल एंट्री में दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, बैलेंस शीट के दोनों साइड इक्वल हैं। तो इस तरह से हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। इसी तरह से क्लोजिंग एंट्री होती है। तो ये जो ओपनिंग एंट्रीज़ हैं या क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं ईयर एंड में, जैसे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसकी एंट्री, सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो ये क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं। ईयर एंड में एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री ईयर एंड में पड़ती है, या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एडवांसेस, तो इनको जो है हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो एंट्रीज, जो ट्रांजैक्शंस सब्सिडियरी बुक्स में नहीं कवर हो रही हैं, जो बच गई हैं, उनको हम कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा सब्सिडियरी बुक्स का। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको कहा जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में कैश बुक बनाओ, पेटी कैश बुक बनाओ, परचेज बुक, सेल बुक और जर्नल प्रॉपर भी बनाओ। तो आपको पहचानना पड़ेगा उसमें कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आएगा, कौन सा सेल्स बुक में आएगा, कौन सा जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो जो जिससे रिलेटेड है आप उसमें एंट्रीज बनाएंगे। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।